हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं पेंशाला के आज के इस नए वीडियो पे। आज का हमारा जो ये वीडियो है एफएमबीएम सीरीज के चैप्टर 4 पार्ट 3 का वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले, और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो उस टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए कुछ यूजफुल पॉइंटर्स जो है समझते हैं, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। सबसे पहला है कि आप जिस ब्रोकर के या सब ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, काइंडली चेक कर लीजिएगा कि वो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड हैं कि नहीं। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, ये इंश्योर कीजिएगा कि आपको आपके ट्रांजैक्शंस के बाद जो है आपके ब्रोकर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करते हैं। थर्ड है, एज एन इन्वेस्टर आपको एक चीज ध्यान पे रखनी चाहिए कि कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें कुछ ना कुछ रिस्क तो इन्वॉल्व होते ही हैं। तो जब भी आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पोटेंशियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है या रिस्क रिवॉर्ड क्या हो सकती है वो आपको पता होना चाहिए। फिर होते हैं कि मार्केट में जो रूमर्स होते हैं या हॉट टिप्स आते हैं या कोई भी न्यूज अगर आती है, उन सभी चीजों को सच मत मान लीजिए और उनके बेसिस पे ट्रेड मत लीजिए। जब भी कोई न्यूज या ऐसी टिप्स आती है, काइंडली चीजों को समझिए कि क्या वो अभी करंट मार्केट प्राइस पे उस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर रिएक्ट करना अभी सही है कि कुछ टाइम वेट किया जा सकता है। और जरूरी नहीं है हर इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की जाए वो सच हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन के ऊपर आप हर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कोई ना कोई ट्रेड लेना ही है। उसके बाद होते हैं, जब भी आप कभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर सीरियसली अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काइंडली उस पर्टिकुलर कंपनी का फंडामेंटल्स जरूर पढ़ें और समझे भी। नेक्स्ट पॉइंट ये होते हैं कि कभी भी आप कोई बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, कोई भी जैसे कंपनी का आप शेयर्स खरीदते हैं, आप पैसे लगाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि वो कंपनी आखिर करती क्या है, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट टीम जो है उसकी क्वालिटी क्या है, वो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है, उनके पास्ट रिकॉर्ड्स चेक कीजिए और कंपनी ने जो जो काम किए हैं पास्ट में वो भी चेक कीजिए। कंपनी जो भी रिकॉर्ड्स प्रेजेंट करती है आपको, बी इट एनुअल रिपोर्ट्स हो गया या इकोनॉमिक मैगजीन्स हो गए या कोई भी डेटाबेस उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए अगर अवेलेबल हो, तो आपको उन सभी से गो थ्रू करना है या अपने ब्रोकर के साथ डिस्कस करना है बिफोर आप अपना फंड्स उस पे लगाएं। ये इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली आपको उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करें जहां आप कंफर्टेबल नहीं है। अगर सपोज आपका ब्रोकर स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स को या सिक्योरिटीज को बाई करने के लिए, पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप मना कर सकते हैं। कोई भी न्यूज अनाउंसमेंट या रिजल्ट के ऊपर या कोई भी कंपनी के रिलेटेड अगर कोई भी बहुत अच्छी न्यूज हो या कोई भी रिपोर्ट हो या कोई रिजल्ट अनाउंसमेंट हो, काइंडली सिर्फ उसी के बेसिस पे अपना इन्वेस्ट नहीं करें, अपने फंड्स को ब्लॉक नहीं करें। सेकंड है, उसके बाद आती है कि कभी भी अगर आप स्टॉक्स को कभी भी अगर जैसे गूगल में हो गए, मनी कंट्रोल में हो गए, कोई भी ऐसे साइट में स्टॉक्स जो है, बहुत सारे स्टॉक्स अगर कोई भी पर्सन भी अगर रेकमेंड करते हैं तो बिना सोचे समझे या बिना कंपनी के बारे में स्टडी करके आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कोई बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 5 स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप वो उन पांचों में ही या उन तीनों में ही आपको इन्वेस्ट करना है। आपको अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और कौन से स्टॉक को छोड़ना है। जनरली इन्वेस्टर्स जो क्या होते हैं, लो प्राइस्ड स्टॉक्स में इंटरेस्टेड होते हैं जो कि बहुत कम दाम में अवेलेबल है। उसे हम पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। इन स्टॉक्स में कभी भी रिटर्न गारंटीड नहीं होती है। अब जैसे पीसी ज्वेलर्स हो गए, यस बैंक हो गए, विरिंची हो गए, ये सब स्टॉक्स जो हैं आप देखेंगे बहुत मूवमेंट देती है। बट अगर आप देखेंगे, आप इन्वेस्ट तो कर लेंगे उसमें, आप अपने फंड्स भी ब्लॉक कर कर सकते हैं,
पेनी स्टॉक्स देख के, बहुत ज्यादा मूवमेंट देख के आप इन स्टॉक्स में फंड्स तो लगा सकते हैं, बट जब आप सेल करने जाएंगे आपके फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे और आप मार्केट फॉल या मार्केट क्रैश भी देख सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में। कभी भी कोई स्टॉक अगर बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, बहुत ज्यादा अपसाइड मूव कर रहा है, तो काइंडली ये देखिए कि वो किस रीजन से इतना वोलेटाइल है और क्या आप कंफर्टेबल है इतना रिस्क लेने के लिए। रिस्क इन द सेंस, सपोज अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप 50,000 इन्वेस्ट करें एक साथ में, आप कोई पेनी स्टॉक में 50,000 अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अपना ये रिस्क समझना पड़ेगा कि अगर ये मार्केट जीरो हो गया, पर्टिकुलर स्टॉक जो है आपने लिया है वो अगर जीरो हो गया, तो क्या आप वो 50,000 का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं। अगर आप तैयार नहीं है तो काइंडली छोटे स्टॉक्स, कम दाम के स्टॉक्स के पीछे मत भागिए, कंपनी को स्टडी कीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। कभी भी आप जब अपने ब्रोकर या सब ब्रोकर से डील करते हैं, वो आपसे एक केवाईसी फॉर्म फिल कराते हैं, तो वो केवाईसी फॉर्म को आप काइंडली बहुत अच्छे से पढ़िए, एक कॉपी आप अपने पास भी रखिए और उस डॉक्यूमेंट के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो काइंडली प्रॉपरली समझिए। एक और चीज होती है, जब भी आप किसी ब्रोकर या रजिस्टर्ड ब्रोकर या सब ब्रोकर के साथ डील करते हैं, तो आप उनसे जरूर बोलिए कि वो आपको आपके हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करके दे, और जो कि हमने आपने जो भी ट्रेड लिया है उसके 24 आवर्स के अंदर ही आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट, आप अपने ब्रोकर को बोलिए कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको इशू करें। कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल होती हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नोट है, ये जानने के लिए काइंडली मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, जहां पे मैंने डिटेल में ये मेंशन किया है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल होती हैं और आपके ब्रोकर और सब ब्रोकर के क्या क्या डिटेल्स जो है वो मेंशन होते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके ब्रोकर या सब ब्रोकर जो है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, और जो आपको वो प्रूफ प्रेजेंट कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट नोट जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो आखिर वैलिड है कि नहीं। आपने प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो जो डिटेल्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में मेंशन किए हैं, वो सब डिटेल्स को आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपके ब्रोकर के रिलेटेड, आपके ट्रेड के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है उसे आपको चेक करना है, और ये भी चेक करना है कि वो एक रजिस्टर्ड अथॉरिटी ने साइन किया है कि नहीं। सेकेंड है, अगर आपको ये समझना है कि आपका ट्रांजैक्शन जेन्युइन है कि नहीं, एनएससी के वेबसाइट से जाके भी आप अपना ट्रेड वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और जब कभी भी आप कोई पेमेंट करते हैं चेक के थ्रू, आप जब अकाउंट पे चेक या डिमांड ड्राफ्ट इशू करते हैं, काइंडली अपने ब्रोकर या सब ब्रोकर के नाम पे ही कीजिए, और उनके डिटेल्स जो है आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट में मिल जाएंगे। और जब भी आप ट्रेड लेते हैं, काइंडली जैसे T+2 सेटलमेंट होते हैं, तो अगर आप बायर हैं तो हर 2 दिन बाद आपको चेक करना है कि आपके शेयर्स डीमैट में क्रेडिट हुए हैं कि नहीं, और जब आप सेल करते हैं तो एवरी 2 डेज में आपको चेक करना है कि आपके शेयर्स जो हैं डीमैट से क्रेडिट हुए हैं कि नहीं। उसके बाद आप अपने ब्रोकर से पीरियोडिक स्टेटमेंट के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपके मंथली या क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्या क्या बाइंग या सेलिंग हुई है, और ये बाइंग एंड सेलिंग आपसे पूछ के हुई है कि नहीं। आप अपने ट्रेडिंग को या फंड्स को रिकंसाइल कर सकते हैं, और अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी लगती है, कोई भी तरह का मिसमैच लगता है, आप ये चीज आप अपने ब्रोकर को बता सकते हैं और वो फिर नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं। और अगर आपके ब्रोकर नेसेसरी स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, तो आप सेबी को भी डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। आपके ट्रेडिंग अकाउंट के साथ आपको एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप भी प्रोवाइड की जाती है। ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जो होती है सेम आपके बैंक के चेक की तरह है, तो कभी भी आप सेबी स्कोर्स या सेबी कंप्लेंट रेड्रेसल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए दिया गया है। इस केस में क्या होता है, कभी भी अगर किसी इन्वेस्टर को कोई भी कंप्लेंट है कोई लिस्टेड कंपनी के रिलेटेड या उन ब्रोकर या सब ब्रोकर के रिलेटेड जो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड हैं, तो उनके कंप्लेंट्स जो है इन्वेस्टर्स सेबी को कर सकते हैं। बट पहली चीज ये ध्यान रखनी चाहिए आपको कि
पहला कंप्लेंट जो है आप अपने कंपनी को, लिस्टेड कंपनी को या अपने ब्रोकर को करेंगे। अगर उनके रेजोल्यूशन से, उनके रिस्पॉन्स से आप एज एन इन्वेस्टर सेटिस्फाइड नहीं है, उसके बाद आप सेबी को कंप्लेन कर सकते हैं। सेबी जो है बेसिकली इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के रिलेटेड कंप्लेंट्स जो है एड्रेस करती है। और अगर कोई नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड को लेके भी अगर कोई कंप्लेंट है तो वो भी सेबी रिड्रेस करती है या रिजॉल्व करती है। उसके अलावा सेबी के अंडर जितने भी कंपनीज या इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड है, उनके रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेंट्स हो तो वो सेबी रिजॉल्व करता है। तो चलिए, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। काइंडली ये सब प्रिकॉशंस को आपको एवरीडे ध्यान पे रखना है। आप एज एन इन्वेस्टर्स या आपके आसपास जो लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में या फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, काइंडली उनको भी ये प्रिकॉशंस के बारे में बताइएगा। ये प्रिकॉशंस जानना जरूरी है। और अगर कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो गई और आपके इंटरमीडियरी या कंपनीज जो है आपके इशू को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता है आपको किसके पास जाना है। अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड कोई भी टॉपिक के ऊपर क्वेरी है या आपकी खुद की भी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। और मेरे प्रीवियस वीडियो जो है जहां पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में बताया है, और उसके अलावा भी जो और वीडियोस है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रही हूँ, ताकि आप उन टॉपिक्स को रेफर कर सकें। और काइंडली इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहे।